हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे किन्सियन थ्योरी ऑफ मनी एंड प्राइसेस या किन्स का मुद्रा और मूल्यों के सिद्धांत का। किन्स ने 1936 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में मुद्रा और मूल्यों के आधुनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस पुस्तक में उन्होंने मुद्रा और मूल्यों के सिद्धांत के बीच समन्वय स्थापित कर मौद्रिक सिद्धांतों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। किन्स के अनुसार बाजार में किसी वस्तु का मूल्य केवल मुद्रा की मात्रा पर ही निर्भर नहीं करता है, बल्कि मांग और पूर्ति की सभी शक्तियों पर निर्भर करता है, जो लागत, उत्पादन, आय, व्यय, रोजगारी, मजदूरी की दर आदि पर आधारित होता है। मुद्रा और मूल्यों का सिद्धांत तभी पूर्ण कहा जाएगा जब उसमें इन सभी तत्वों का समावेश किया जाए। किन्स ने अपने इस सिद्धांत में इन सभी तत्वों का समावेश किया है। किन्स के मौद्रिक सिद्धांत को समझने के लिए उसके विकास के इतिहास को जानना आवश्यक है। किन्स के मौद्रिक विचारों का क्रमिक विकास निम्नलिखित 3 पुस्तकों से होकर गुजरा है। पहला, ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स, जो 1924 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। दूसरा, ए ट्रीटाइज ऑन मनी, जो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जिसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में किया गया था। ए ट्रैक्ट ऑन मॉनेटरी रिफॉर्म्स में किन्स मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के कैम्ब्रिज स्वरूप में विश्वास रखते थे और फिशेरियन दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए उन्होंने रियल बैलेंस इक्वेशन के माध्यम से मुद्रा के मूल्य अथवा मूल्य स्तर की व्याख्या करने का प्रयास किया था। लेकिन चूंकि किन्स के रियल बैलेंस इक्वेशन की कड़ी आलोचना हुई थी और स्वयं भी वे इस सिद्धांत की व्याख्या से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए आगे चलकर उन्होंने अपनी पुस्तक ए ट्रीटाइज ऑन मनी में अपनी मौद्रिक सिद्धांत में मौलिक परिवर्तन किया। इसमें उन्होंने मूल्य के निर्धारक तत्वों की व्याख्या करने के लिए फंडामेंटल इक्वेशंस को प्रस्तुत किया था। इसमें किन्स ने 3 प्रकार के मूल्य स्तरों की व्याख्या करने का प्रयास किया था। पहला, उपभोग की वस्तुओं का मूल्य स्तर। दूसरा, कुल उत्पादन का मूल्य स्तर। और तीसरा, विनियोग की वस्तुओं का मूल्य स्तर। इसमें पहले 2 मूल्य स्तरों की व्याख्या करने के लिए किन्स ने समीकरण दिए थे, जिसे फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ किन्स कहा जाता है। विनियोग की वस्तुओं के मूल्य स्तर की व्याख्या के लिए उन्होंने कोई समीकरण नहीं दिया था। अतः इस सिद्धांत में किन्स ने बचत, विनियोग, ब्याज की बाजार दर, ब्याज की वास्तविक दर तथा उत्पादन लागत के आधार पर इन मूल्यों की व्याख्या करने का प्रयास किया था। इस पुस्तक में किन्स ने मुद्रा के मूल्य निर्धारण के लिए कुछ नई विचारों को प्रस्तुत किया और यह उनके रियल बैलेंस इक्वेशन की तुलना में अधिक श्रेष्ठ था। लेकिन यह सिद्धांत भी दोषपूर्ण था, क्योंकि यह गतिहीन था और इसमें उन्होंने उत्पादन और आय को स्थिर मान लिया था। किन्स ने अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में अपने इस विचार की आलोचना करते हुए कहा था, माई सो कॉल्ड फंडामेंटल इक्वेशंस वेर एन इंस्टेंटेनियस पिक्चर टेकन ऑन द assumption of given output, but the dynamic development as distinct from instantaneous picture was left incomplete or extremely confused। कहने का तात्पर्य है कि मेरे तथा कथित मौलिक समीकरण एक दिए हुए उत्पादन की मान्यता पर खींचे गए क्षणिक एक समय बिंदु पर चित्र थे, लेकिन क्षणिक अथवा किसी समय के एक बिंदु पर लिए गए चित्र से भिन्न गतिशील विकास अपूर्ण और अत्यंत ही अव्यवस्थित रूप में छोड़ दिया गया। इस प्रकार किन्स मुद्रा के मूल्य के निर्धारण के अपने रियल बैलेंस इक्वेशन और फंडामेंटल इक्वेशन से असंतुष्ट थे। अतः 1936 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में
मौद्रिक सिद्धांत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और मुद्रा और मूल्यों के सिद्धांत के बीच समन्वय स्थापित किया था। किन्स यह मानते थे कि मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से मूल्य स्तर में परिवर्तन होता है, लेकिन इन दोनों के बीच का संबंध ऐसा सरल, सीधा और समानुपातिक नहीं है जैसा प्राचीन सिद्धांतों में बताया गया है। इनके अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से सबसे पहले संपूर्ण मांग प्रभावित होता है और उसके बाद संपूर्ण मांग में परिवर्तन का प्रभाव मूल्यों पर पड़ता है। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का मूल्य स्तर पर जो प्रभाव पड़ता है वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ए, मुद्रा की मात्रा के परिवर्तन के फलस्वरूप संपूर्ण मांग किस तरह से प्रभावित होता है। बी, संपूर्ण मांग में परिवर्तन से इसका रोजगारी पर क्या प्रभाव पड़ता है। सी, संपूर्ण मांग में परिवर्तन मजदूरी तथा अन्य लागतों को किस प्रकार प्रभावित करता है। और चौथा डी, संपूर्ण उत्पादन की प्रवृत्ति क्या है। इन तत्वों पर मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का जो प्रभाव पड़ेगा उस पर यह निर्भर करेगा कि मूल्य स्तर किस प्रकार प्रभावित होता है। फर्स्ट पॉइंट ए, मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप संपूर्ण मांग पर प्रभाव। किन्स के अनुसार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का संपूर्ण मांग पर या प्रभावपूर्ण मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह तीन बातों पर निर्भर करता है। पहला, मुद्रा संचय की प्रवृत्ति, दूसरा विनियोग की प्रक्रिया एवं पूंजी की सीमांत उत्पादकता, और तीसरा उपभोग प्रक्रिया तथा विनियोग गुणक का आकार। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि की जाए और मुद्रा संचय की प्रवृत्ति में उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो जाए तो ब्याज की दर में वृद्धि होगा। लेकिन यदि मुद्रा की संचय की प्रवृत्ति में मुद्रा की मात्रा के समानुपातिक वृद्धि होता है तो ब्याज की दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार यदि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर मुद्रा संचय की प्रवृत्ति में कमी हो जाए या मुद्रा की मात्रा की तुलना में कम अनुपात में वृद्धि हो तो ब्याज की दर में कमी होगी। अब यदि ब्याज की दर में कमी होती है तो यह विनियोग को प्रोत्साहित करेगा और पूंजी की सीमांत उत्पादकता में भी वृद्धि होगा। विनियोग में वृद्धि होने से संपूर्ण मांग में वृद्धि होगी, लेकिन विनियोग में वृद्धि होने से संपूर्ण मांग किस गति से बढ़ेगी यह उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति तथा विनियोग गुणक के आकार पर निर्भर करेगा। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के कारण विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे अतिरिक्त आय, रोजगारी तथा मांग की सृष्टि होती है। लेकिन समाज की कुल मांग एवं संपूर्ण मांग में प्रारंभिक विनियोग की तुलना में कई गुना अधिक वृद्धि होता है। आय में कितनी वृद्धि होगी वह गुणक के आकार पर निर्भर करेगा और गुणक का आकार उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि आय में वृद्धि के साथ साथ समाज में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि हो तो गुणक का आकार बड़ा होगा, और यदि समाज में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में कमी होती है तो गुणक का आकार छोटा होगा। गुणक का आकार बड़ा होने पर प्रारंभिक विनियोग में वृद्धि के कारण आय में अधिक वृद्धि होगी, और यदि गुणक का आकार छोटा है तो आय में कम वृद्धि होगी। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से संपूर्ण मांग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इन तीन तत्वों को यह किस तरह से प्रभावित करता है। संपूर्ण मांग में परिवर्तन का मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्पादन, रोजगारी, मजदूरी की दर या उत्पादन लागत पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। किन्स ने इन तत्वों की एक सामान्य प्रवृत्ति की चर्चा की है।
बी पॉइंट, संपूर्ण मांग में वृद्धि होने से प्रारंभ में उत्पादन में भी तेजी से वृद्धि किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगारी के नज़दीक पहुंचेगी तो उत्पादन में वृद्धि की दर कम होता जाएगा और पूर्ण रोजगारी की स्थिति में उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगा। इस स्थिति को एक रेखा चित्र ए के द्वारा दिखाया गया है। बेरोजगारी, सी पॉइंट, बेरोजगारी की स्थिति में जैसे जैसे प्रभावपूर्ण मांग बढ़ेगा तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए रोजगारी के स्तर में भी वृद्धि किया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे पूर्ण रोजगारी की स्थिति आती जाती है वैसे वैसे रोजगारी में वृद्धि का दर कम होता जाएगा और पूर्ण रोजगारी की स्थिति में पहुंचकर रोजगारी की मात्रा भी स्थिर हो जाएगी। इसे भी एक रेखा चित्र बी के द्वारा दिखाया गया है। डी पॉइंट, प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने से बेरोजगारी की स्थिति में प्रारंभ में मजदूरी की दर में कोई वृद्धि नहीं होगी या बहुत कम वृद्धि होगी, लेकिन जैसे जैसे पूर्ण रोजगारी की स्थिति निकट आती जाती है वैसे वैसे मजदूरी की दर में भी तेजी से वृद्धि होने लगेगी। इसे भी एक रेखा चित्र सी के द्वारा दिखाया गया है। अब चूंकि बेरोजगारी की स्थिति में प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने से प्रारंभ में उत्पादन और रोजगारी में तेजी से वृद्धि होता है, लेकिन बाद में इसमें वृद्धि का दर कम होने लगता है और पूर्ण रोजगारी की स्थिति में यह स्थिर हो जाती है तथा शुरू में मजदूरी तथा उत्पादन लागत में कम वृद्धि होता है, लेकिन जैसे जैसे पूर्ण रोजगारी की स्थिति निकट आती है इसमें तेजी से वृद्धि होने लगता है। अतः प्रारंभ में प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होने से मूल्य स्तर में कम वृद्धि होता है, लेकिन जैसे जैसे पूर्ण रोजगारी की स्थिति निकट आती जाती है वैसे वैसे मूल्य स्तर में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से वृद्धि होने लगता है। इसे भी एक रेखा चित्र डी के द्वारा दिखाया गया है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि बेरोजगारी की अवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से शुरू में मूल्य स्तर में बहुत कम वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पादन और रोजगारी में वृद्धि होगी और मजदूरी तथा अन्य लागत व्यय में कम वृद्धि होती है, लेकिन जैसे जैसे पूर्ण रोजगारी की स्थिति आती जाएगी वैसे वैसे मूल्य स्तर में वृद्धि की दर तेज होती जाएगी और पूर्ण रोजगारी की स्थिति में यदि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो रोजगारी और उत्पादन में वृद्धि नहीं होने के कारण मूल्य स्तर में बहुत तेजी से वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। किन्स ने अपने इस सिद्धांत में मुद्रा की मात्रा के बढ़ने पर मूल्य स्तर पर इसका जो प्रभाव पड़ता है उसकी व्याख्या करने के लिए कुछ मान्यताएं रखी थी। पहली मान्यता है, संपूर्ण मांग में मुद्रा की मात्रा की वृद्धि के अनुपात में ही वृद्धि होता है। दूसरी मान्यता है कि जब तक उत्पादन के साधन बेरोजगार रहते हैं वे एक निश्चित और समान पारिश्रमिक पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए बेरोजगारी की अवस्था में मजदूरी और उत्पादन लागत स्थिर रहता है। तीसरी मान्यता थी कि सभी उत्पादन के साधन एक जातीय होते हैं, इसलिए एक साधन के बदले में दूसरे साधन का प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होने से उत्पादन लागत नहीं बढ़ता है, इसलिए उत्पादन में उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। इन मान्यताओं के आधार पर शुरू में किन्स ने इस सिद्धांत का निष्कर्ष देते हुए कहा था, सो लॉन्ग एज देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, employment will change in the same proportion as the quantity of money, and when there is full employment, prices will change in the same proportion as the quantity of money। अर्थात जब तक बेरोजगारी रहती है रोजगारी में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है,
और पूर्ण रोजगारी की स्थिति में मूल्यों में उसी अनुपात में परिवर्तन होता है जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है। लेकिन वास्तव में अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली इतनी सरल नहीं होती है। पूर्ण रोजगारी से पहले भी मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मूल्य स्तर में वृद्धि हो सकती है। इसका कारण यह है कि रोजगारी और उत्पादन में वृद्धि होने पर भी यदि प्रति इकाई सीमांत लागत में वृद्धि हो जाता है, और हम जानते हैं कि उत्पादन के सभी साधन एक जातीय नहीं होते हैं, इसलिए उत्पादन में वृद्धि के साथ कुछ साधन पूर्ण रोजगारी की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो कुछ साधन बेरोजगार रहेंगे। इसके अतिरिक्त रोजगारी बढ़ने से श्रमिक संघों की शक्ति बढ़ेगी, वे उत्पादकों से अधिक मजदूरी की मांग करने में सफल होंगे और इससे मजदूरी और उत्पादन लागत बढ़ेगा। इसलिए पूर्ण रोजगारी से पहले भी मूल्य स्तर में वृद्धि हो सकता है। अतः किन्स ने अपने पहले निष्कर्ष में परिवर्तन करते हुए कहा कि thus instead of constant prices in the condition of unemployment and of prices rising in proportion to the quantity of money in the condition of full employment, we have in fact a condition of prices rising gradually as employment increases। कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप बेरोजगारी की स्थिति में मूल्यों के समान रहने एवं पूर्ण रोजगारी की स्थिति में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के अनुपात में ही मूल्यों में वृद्धि होने के बजाय हम वास्तव में यह पाते हैं कि रोजगारी में वृद्धि के साथ साथ मूल्यों में भी धीरे धीरे वृद्धि होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किन्स के अनुसार मुद्रा की मात्रा और मूल्य स्तर के बीच सीधा संबंध नहीं है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मूल्य स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस संबंध में कई संभावनाएं हो सकती है। वास्तव में संपूर्ण मांग की लोच, उत्पादन की लोच, रोजगारी की लोच तथा मजदूरी और उत्पादन लागत की लोच पर यह निर्भर करेगा कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने से मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए हैंसन ने इस सिद्धांत की निष्कर्ष को स्पष्ट करते हुए कहा था, देयर इज मेनी ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, यानी कप और होंठ के बीच बहुत दूरी होती है। यह कहने का तात्पर्य यह है कि मुद्रा की मात्रा को यदि बढ़ाया जाता है तो मूल्य स्तर में क्या परिवर्तन होगा, इसके बीच कई संभावनाएं हो सकती है। तो इस प्रकार किन्स ने अपने इस सिद्धांत में ये सारे निष्कर्ष निकाले थे। थैंक यू।